हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने पढ़ लिया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी क्वेश्चंस था 4.1 2 3 4 सारे को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, राइट। आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? आज हम लोग करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, एक नए तरीके का क्वेश्चन अब आएगा। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे भाई? बच्चा वाला क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि पहचान रहे थे कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, कैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हम लोग लिखेंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें कैसे इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम लोग कोएफिशिएंट पता करेंगे, ये सब हमने समझा और सीखा। अब हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं कि यहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हो, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। यानी जो आपके पास आपका सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा उसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वो अभी हम लोग सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अच्छे से समझ गया ना तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में आपको, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा आपका कंफ्यूजिंग पार्ट भी होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, बट अब मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा। तो इससे पहले कि हम लोग इन सबको क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, आपको क्या करना है? जो भी स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हो क्लास पढ़ रहे हैं, फटाफट से उनको इस चैनल के बारे में एज वेल एज ये जो क्लासेस चल रहे हैं इनके बारे में इन्फॉर्म करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मज़ा आएगा। और वहाँ पे जो है ना, क्या होगा कि आपके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ नया क्लास जो है वो आ गया है, जो कि बेसिकली आपका हर रोज़ अभी फ़िलहाल शाम में 7 बजे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली 5.1 में क्या पूछा जा रहा है? डिवाइड 42 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेम करना है। यानी ये जो चीज़ आप पढ़े हो अभी, इसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पूछा क्या है कि भाई देखो ना, एक नंबर है जो है 42, और इस 42 को ना दो पार्ट में क्या करना? बांटना है ना, दो पार्ट में बांट देना है। और इस तरीके से बांटना है कि एक पार्ट जो है ना, एक पार्ट जो है उसका स्क्वायर, एक पार्ट का क्या हो? स्क्वायर जो है वो दूसरे पार्ट के बराबर हो, ठीक है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब देखो, आपके पास 42, यानी आपके पास कुछ पैसा है, मान लेते हैं आपके पास 42 रुपए है, ठीक है। उस 42 रुपए को आपने दो दोस्तों में बांट दिया। अब जब दो दोस्तों में आपने बांटा है तो किस तरीके से बांटा है? इस तरीके से बांटा है कि एक दोस्त के पास जितना पैसा है, दूसरे के बराबर है। तो एक का स्क्वायर हमने मान लिया एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपका दूसरे नंबर का। सिंपल। तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो आप लिखा हुआ देख रहे हो, इसका मीनिंग क्या हो रहा है वो आप यहाँ पे देखो। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो रहा है वो ये वाला है, यानी कि एक्स को, यानी 42 को हमने दो पार्ट में बांटा। एक पार्ट जो है उसका स्क्वायर करने से वो दूसरे पार्ट के बराबर हो जा रहा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये 42 माइनस एक्स जो है वो ऐसे ही 42 माइनस एक्स रह जाएगा। सारे वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, वो इधर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। मतलब माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 42 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। तो ये रहा हमारा वो इक्वेशन, यानी ये जो आप ऊपर में सेंटेंस देख रहे हो, इस सेंटेंस का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? तो जो आप नीचे देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0, ये इसका इक्वेशन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली फंडा ये रहता है ना कि किसी भी एक चीज़ को हमें एक्स मान लेना होता है। अब वो क्या चीज़ है जिसको एक्स मानेंगे, वो धीरे धीरे मैं आपको अभी समझाता जाऊंगा, और धीरे धीरे जब सब सारा चीज़ आप देखते जाओगे ना, जो जो मैं बता रहा हूँ,
तो दिमाग में आपका बैठ जाएगा। तो आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप समझ जाओगे कि इसको एक्स मानना है और कहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन को शुरुआत करना है। तो ये हमने जो है वो इक्वेशन फ्रेम कर लिया और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपका ये वाला है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। बिल्कुल भैया बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143। सिंपल, ये बोला है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले समझो ऑड नंबर किसको कहते हैं। तो ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सके, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सके, 2 से डिवाइड नहीं हो सके, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर लेते हैं, 2 टर्म है यहां पे देखो, एक है कंजिक्यूटिव, दूसरा है पॉजिटिव, तीसरा है ऑड नंबर। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। अगर मैं यहां पे 2 लिखता हूं, तो अच्छे से लिखता हूं 2, हाँ, अगर मैं यहां पे 2 लिखता हूं और मैं बोलूं कि इसका कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो इसका कंजिक्यूटिव नंबर होगा 3 और 1। तो कंजिक्यूटिव से हमें यह समझ आया कि उसके जस्ट एक पहले या फिर उसके जस्ट एक बाद। ठीक है, यानी अगर मैं 2 बोल रहा हूं तो उसका उसका मैं बोलूं आप कंजिक्यूटिव नंबर बताओ 2 का, तो क्या हो जाएगा? या तो 3 या तो 1, मतलब दोनों होगा। 1 भी कंजिक्यूटिव नंबर हो गया 2 का और 3 भी कंजिक्यूटिव नंबर हो गया 2 का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद और एक उससे पहले आ रहा है, यानी 2 से जस्ट जो सटा हुआ नंबर है वो आपका कंजिक्यूटिव नंबर होगा। समझ रहे हैं भैया? समझ रहे हैं? ओके, ये आपका समझ में आ गया हमें। अब इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं, मान लेते हैं कोई एक ऑड नंबर मैं लेता हूं और वो ऑड नंबर कुछ नहीं बल्कि 3 है। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि आप मेरे को 3 का कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बताओ, यानी 3 से जस्ट सटा हुआ ऑड नंबर कौन सा है। तो आप बोलोगे भैया 3 के बाद तो 4 आता है जो कि ऑड नंबर नहीं है, और एक आता है 5 जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से 3 से पहले क्या आता है आपका? 2 आता है। इवन नंबर में 1 ऐड या फिर 1 माइनस कर देते हैं, 1 ऐड या फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2x है जो कि ऑब्वियसली इवन नंबर होगा हर हाल में, इसके साथ अगर 1 को प्लस कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा। किसी भी इवन नंबर को आप उड़ा लो, 3 इवन नंबर है, उसके साथ 1 प्लस कर दो, क्या बन गया? 4, जो कि आपका 3 ऑड नंबर है, 1 प्लस कर दिया, इवन बन गया। आपका 7 क्या है? आपका ऑड नंबर है। ठीक है ना, जो 2 से नहीं कट रहा है। अगर इसके साथ मैं +1 कर दूं तो क्या बन गया? 8, जो कि क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो कि ऑड हो उसके साथ 1 अगर आप प्लस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा इवन नंबर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा इवन नंबर है। ठीक है, 2x। अब इसके साथ अगर 1 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा ऑड नंबर बन जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 2 लेता हूं, ये इवन नंबर है, लेकिन इसके साथ 1 को प्लस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3, जो कि एक ऑड नंबर है। अगर मैं 4 लेता हूं जो कि इवन नंबर है, 1 प्लस कर दिया मैंने तो क्या बन गया? 5, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला ऑड नंबर होगा, है ना, ये वाला हमारा जो नंबर है ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नंबर। अब हमें क्या बताना है? 2 पॉजिटिव कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आ रहा हो। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमारा 2x जो है +1, ये अगर पहला नंबर है
तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला नंबर 2x होगा, और 2x क्या है हमारा, 2x जो है वो आपका इवन नंबर है। और 2x के बाद वाला, एक सेकंड, बाद वाला नहीं, पहले वाला देखो, इससे पहले कौन सा नंबर होगा, 2x होगा। हमने 2x में क्या किया, 1 को प्लस कर दिया तो क्या बन गया, ऑड नंबर बन गया। यहाँ पे 2x क्या है, इवन है, इसके साथ अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ क्या है, ये वाला चीज़ बेसिकली हमारा मान लो 2x है। ठीक है, ये वाला चीज़ नहीं, इसको इरेज कर दो। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, सीरियल वाइज नंबर ले लेते हैं। जैसे देखो हमने लिया 2 3 4, ये तीनों हमने नंबर ले लिया एक लाइन से, जिस तरीके से यहाँ पे है इसी तरीके से 2 3 4 हमने ले लिया। अब अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 2 3 4 है, एक और नंबर ले लेते हैं इसके साथ, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, हमारा 4 जो है यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है। 4 से जब हमने 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या नंबर आया, ऑड नंबर आया। ठीक है, यहीं पे हमने 4 से जब 1 प्लस कर दिया तो हमारा क्या नंबर आया, ऑड नंबर आया। इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि कोई भी इवन नंबर आप उठा लो, उठाने के बाद उसमें एक प्लस कर दो तो क्या आएगा, हमारा ऑड नंबर आ जाएगा। एक माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, हमारा ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, और वो जो ऑड नंबर होगा वो एक दूसरे का कंजिक्यूटिव होगा। यानी 3 के बाद अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो आप बोलोगे भैया 4 तो नहीं आएगा, 5 आएगा। राइट, तो दोनों कंजिक्यूटिव हो गया। तो इतना देर जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था वो इसलिए समझा रहा था कि जो हमारा 2 कंजिक्यूटिव नंबर है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में भी आपका आएगा, मतलब आगे क्वेश्चंस में भी आएगा। ठीक है ना, तो देखो 2 जो नंबर हमारे पास आया है वो कौन कौन सा आया है, वो नंबर हमारे पास आया है, एक तो आ गया है आपका 2x + 1, और जो दूसरा नंबर आया है वो आया है 2x - 1। तो ये नंबर भी हमारा ऑड है, ये नंबर भी हमारा ऑड है, और ये दोनों कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुआ। ठीक है, यानी एक के बाद एक आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे अच्छे से, आई होप कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया हूँ, समझ में आ गया होगा ये चीज़, और एलेबोरेट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 143 आएगा। करके देखते हैं, तो 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x - 1 इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, 143 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे क्या है, 2x + 1, इधर क्या है 2x - 1, यानी ऐसा कुछ आपको दिख रहा है a + b और मल्टीप्लाइड बाई a - b। जब ऐसा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a² + b², सॉरी a² - b² होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, a² - b², सिंपली लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143। ये बेसिकली फॉर्मूला है, जब a + b मल्टीप्लाई होता है a - b के साथ तो a² - b², ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, अब ये 2x का होल स्क्वायर जो है वो आपका 4x² हो जाएगा, ये -1 - 1 ही रहेगा, और ये 143 हो जाएगा। ठीक है, 143 को अगर आप इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, -143 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4x² - 142 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप 4 को कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, x² - 14 जो है वो आपका 3 4 जा 12 और 6 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 जो है वो आपका इधर जब जाएगा तो 0/4 हो जाएगा। ये जो 4 है उसको अगर मैं उधर भेजूँ तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, तो 0/4 क्या होगा आपका, 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x² - 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो ये हमारा आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से वाले नंबर, कौन सा सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143, इस सेंटेंस का जो आपका इक्वेशन है वो कौन सा है, वो आपका ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन। यहाँ पे एक चीज़ मैंने एलेबोरेट किया बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ आपके दिमाग में जाना बहुत ज़रूरी था, और वो चीज़ क्या था, वो चीज़ था कंजिक्यूटिव नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना। ठीक है, आप बहुत जगह पे ये क्वेश्चन देखोगे तो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब क्या हो गया, कंजिक्यूटिव इवन नंबर मतलब क्या हो गया, इसको आप अच्छे से समझना। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या पूछ रहा है उसको अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 313, राइट। तो देखो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स, इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि वहां पे पॉजिटिव कंजिक्यूटिव ऑड नंबर था। यहाँ पे सिंपली बोला है कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक 2 3 ये क्या हो गया, कंजिक्यूटिव नंबर हो गया। 3 4 ये क्या हो गया, कंजिक्यूटिव नंबर हो गया, मतलब एक के बाद एक जो आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं लेट वन नंबर बी एक्स, यानी लेट वन नंबर बी एक्स। ठीक है, यानी हम लोग अगर मान लें कि एक नंबर जो है वो एक्स है उसमें से, ठीक है ना, उसमें से एक नंबर हमारा एक्स है,
तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अगर एक नंबर हमारा x होगा तो कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो कंसेक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं? आप नंबर सीरीज में से देखो 2 3 4 5 देख लो, तो 3 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन हो गया? 2 4, ठीक है ना। 4 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन हो गया? 3 और 5। तो इसका मतलब क्या समझ आया हमें? इसका मतलब ये समझ में आया कि कोई भी नंबर से अगर एक प्लस कर दें या एक माइनस कर दें तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर निकल जाएगा सिंपली। तो अगर अगर एक नंबर आपका x है तो अदर नंबर क्या होगा? एक नंबर अगर x है तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर जो है वो आपका आइदर x+1 हो सकता है या फिर x-1 हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। अब प्रोसेस को इजी करने के लिए, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसीलिए मैं x+1 ले रहा हूँ। नेगेटिव साइन लूंगा तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं। तो हमारे पास दोनों नंबर आ गया, एक नंबर आपका x होगा, दूसरा नंबर x+1 होगा। बोला क्या है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नंबर्स इज 313। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर दोनों के स्क्वायर को सम कर दें, तो दोनों का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को प्लस कर दें अगर x+1 के स्क्वायर से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 313 आएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका इस सेंटेंस में बोल रहा था कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नंबर्स इज 313, जो हमने यहाँ पे फ्रेम कर दिया। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 है, दोनों का स्क्वायर को हमने क्या किया? सम कर दिया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर जो है क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा प्लस 2ab बनेगा, यानी कि 2x इंटू 1। तो 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2x। और यहाँ पे जो 313 है इस तरफ है जो कि पॉजिटिव में है, इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। बढ़िया। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे, कर लेते हैं फटाफट से। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ये 1 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -312 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी 2 को हमने कॉमन लिया, जस्ट इससे पहले वाले में जो हमने 4 को कॉमन लिया था, तो 4 आपका जब राइट हैंड साइड में गया 0/4 हो गया था, तो ओवरऑल 0 हो गया था। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे, यानी ये वाला चीज़ में अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 312 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 2 हो गया, 5 2 10 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे बच गया आपका 2, राइट, 12। तो 6 2 12 हो गया, 156। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -156 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ये जो 2 है जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और जब 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन फ्रेम होना था वो कौन सा इक्वेशन था? ये वाला। ओके, तो ये हो गया हमारा 5.1 5.2 5.3, ये हमने कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझ लेते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर एंड द लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर। मतलब एक हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है, उस रेक्टेंगुलर एरिया का डायगोनल हमें दिया हुआ है, और लेंथ और ब्रेथ के बीच का जो रिलेशन है वो हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है। कर लेते हैं फ्रेम। तो देखो, एक हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का हमें एक डायगोनल बनाना है, तो ये गया डायगोनल। डायगोनल कितने मीटर का है भाई? तो डायगोनल हमारा 15 मीटर का है, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ बी एक्स, यानी अगर हमने ब्रेथ को एक्स मान लिया है ना, इसका जो चौड़ाई है उसको हमने एक्स मान लिया, तो इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? तो बोल रहा है यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि डायगोनल का लेंथ 15 मीटर होगा। उसके बाद बोला है कि एंड द लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर, यानी ब्रेथ अगर 5 है तो लेंथ कितना होगा? 5 + 3 यानी 8। लेंथ अगर 2 है तो ब्रेथ अगर 2 है तो लेंथ कितना होगा? 2 + 3, ठीक है ना, यानी 3 ज़्यादा है। तो जब हमने ब्रेथ को यहाँ पे मान लिया है x, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ जो है वो हमारा हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा x + 3, ठीक है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ब्रेथ से आपका लेंथ 3 मीटर ज़्यादा होगा, सिंपल। अब दोनों के बीच का रिलेशन कैसे हम लोग पता करेंगे? तो देखो, हम लोगों को डायगोनल और लेंथ ब्रेथ का रिलेशन यहाँ पे फिट करना होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का? डायगोनल का फॉर्मूला होता है आपका के रूट अंडर जो आपका लेंथ होगा उसका स्क्वायर प्लस जो आपका ब्रेथ होगा उसका स्क्वायर। ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला।
इसी फॉर्मूला में इसको फिट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, अगर हम लोग डायग्राम का यहाँ पे वैल्यू पुट करें जो कि क्या है 15 है, ठीक है भैया, रूट अंडर एल स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना है भाई, तो एल का वैल्यू हमारा है एक्स प्लस 3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो ब्रेथ है उसका वैल्यू कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उधर से रूट को हटाते हो, यानी अगर आप राइट हैंड साइड से रूट को हटाते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर डालना होगा, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो आप। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा ए और यहाँ पे मैंने लिखा रूट अंडर 2। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर और इधर मैंने रूट अंडर 2 का स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, और रूट अंडर 2 का अगर रूट के ऊपर आप स्क्वायर चढ़ा देते हो तो वहाँ से रूट गायब हो जाएगा। सिंपली रूट गायब हो गया तो क्या बच गया हमारा, सिर्फ 2 बच गया। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, और सिंपली ये भी समझो कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से, मान लेते हैं राइट हैंड साइड में कोई रूट वाला वैल्यू है, वहाँ से रूट को हटा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टोटल वैल्यू पे स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में रूट है और रूट को हटाना चाहते हो तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसके ऊपर आपको स्क्वायर चढ़ाना होगा, ठीक है ना। ये चढ़ाना होगा, मैं सिंपली बोल रहा हूँ जल्दी से आपको आगे बढ़ने के लिए, बट स्टिल मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ आपको कि ये रूट का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आखिरकार यहाँ पे हम लोग दूसरे साइड में स्क्वायर क्यों डाल रहे हैं, इसको समझिए। देखिए, अगर मैं रूट 2 लिख रहा हूँ ना तो इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक ऐसा छोटा सा 2 होता है, ये एक्चुअल में है रूट 2, ठीक है। यानी आप जहाँ पे जो वैल्यू देखते हो रूट अंडर 5, तो ये रूट ओवर 5 जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू छुपा हुआ होता है, ये होता है ऐसा स्क्वायर रूट ओवर 5, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है, यानी रूट अंडर 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर हाफ, इसका मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर हाफ हो गया। अब जब इसके ऊपर यानी 2 टू द पावर हाफ के ऊपर मैं स्क्वायर चढ़ा दूं तो ये क्या वैल्यू बन जाएगा भैया, तो ये बन जाएगा 2, ऊपर में हाफ है, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 2 2 कट के क्या हो गया 1, तो यानी 2 टू द पावर 1 बच गया। तो सिंपली ये वाला चीज़ होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग रूट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो वो रूट वहाँ से हट जाता है। तो इसी तरीके से जब हमें राइट हैंड साइड से रूट हटाना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू के ऊपर क्या करना होगा, स्क्वायर लगा देना होगा। इधर क्या बच गया हमारा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होगा आपका 225। यहाँ पे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस 2ab यानी 2x इंटू 3, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लेंगे एक नया स्लाइड में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे हमारा आ गया था 225 इज इक्वल्स टू, आगे क्या है देख लेते हैं, आगे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही वाला चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 9। उसके बाद हमारा है वन सेकेंड, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है प्लस 2x इंटू 3, तो प्लस 2x इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, 3 2 6 हो जाएगा, तो 6x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे प्लस 6x प्लस क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारे को एक तरफ ले आओ। तो जब सबको एक तरफ लेके आएंगे तो सिंपली कैसे आएगा, देखो इधर एक्स स्क्वायर 2 बार है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, प्लस 6x बचा, उसके बाद क्या बचा 9, और ये 225 को अगर हम लोग साइड चेंज कर देंगे तो उधर पॉजिटिव की जगह पे क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 6x, और ये हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव 9 है और नेगेटिव 225 है, वैल्यू किसका ज़्यादा बड़ा है, नेगेटिव वाले का ज़्यादा बड़ा है, तो साइन हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाले का डालेंगे। डालने के बाद में 225 को और प्लस 9 करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 214, राइट, यही आएगा ना, 5 इधर से गया 5 216 आएगा, ओके। तो इसको यहाँ से इरेज करो, 216 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखो तो जो भी वैल्यू है, पहला वाला वैल्यू 2x स्क्वायर है, दूसरे वाला वैल्यू 6x है, तीसरा वाला वैल्यू 216 है, ये तीनों का तीनों वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे कॉमन, अंदर में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये आपका हो गया 108 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब जब 2 को उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो 0/2 होगा, जिसके कारण ओवरऑल 0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था, यानी जो इक्वेशन वो मांग रहा था वो इक्वेशन यही वाला था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 person bought some kg sugar at ₹80. If he would get 4 kg more sugar with that money, then the price of 1 kg sugar would be less by ₹1. कहने का मतलब ये है कि कोई एक आदमी है जो बाजार गया है, जाकर कुछ सुगर यानी कुछ चीनी खरीद रहा है, ठीक है। कितने में खरीद रहा है भाई, तो 80 रुपए उसने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने उसको कुछ चीनी दिया होगा। अब बोला ये जा रहा है कि अगर दुकानदार ने जिस प्राइस पे उसको चीनी दिया है, अगर वो प्राइस 1 रुपए से कम कर दिया जाए, यानी मान लेते हैं प्राइस आपका 5 रुपए पर किलो हो, तो अगर वो प्राइस 4 रुपए पर किलो कर दिया जाए, यानी किलो में 1 रुपए अगर कम हो जाता है, तो वो जितना भी शुगर खरीद कर लाया है उससे 4 केजी ज्यादा शुगर उससे खरीद सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसी चीज को हमें क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। इस वाले जो सेंटेंस है इसको हमें एक इक्वेशन में फ्रेम करना होगा। करे फ्रेम? जी भैया, बहुत मजा आएगा। देखो अच्छे से अगर आप देखोगे तो इसमें डेटा जो मिसिंग है वो ये मिसिंग है, यहां पे लिखा है सम केजी। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में वो 80 रुपए में कितना केजी शुगर खरीदा है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि लेट प्राइस ऑफ x केजी शुगर, ठीक है ना, x केजी शुगर बी ₹80, यानी कि उसने 80 रुपए में कितना शुगर खरीदा है, तो हमने बोल दिया कि उसने 80 रुपए में x केजी शुगर खरीदा होगा, ठीक है। तो हमें वेरिएबल पहला वाला मिल गया। तो अब यहां पे जब हमें यह पता चल गया कि x केजी का प्राइस 80 रुपए है, तो हम लोग 1 केजी शुगर का प्राइस निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे, जस्ट इसी तरीके से कि मान लेते हैं आपने 20 पेन खरीदा है, कितने में, 40 रुपए में, तो क्या आप एक पेन का प्राइस निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे भैया, तो देखो इस तरीके से, x केजी का प्राइस है अगर 80 रुपए, तो 1 केजी का जो प्राइस होगा, 1 केजी का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 80 डिवाइडेड बाई x। जस्ट इस तरीके से कि अगर आपने 20 पेन खरीदा है 40 रुपए में, आपने 20 पेन खरीदा है 40 रुपए में, तो एक पेन कितना में आपने खरीदा होगा, 40 डिवाइडेड बाई 20, यानी एक पेन आपने 2 रुपए में खरीदा होगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने x केजी शुगर अगर 80 रुपए में खरीदा है, तो 1 केजी शुगर आपने 80 बाई x में खरीदा होगा। सिंपल है ना? बिल्कुल भैया। अब यहीं पे अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट जो चीज बोल रहा है, अगर उसको हम लोग देखें, लेकिन उससे पहले ये 20 वाला ये पेन जो हमने खरीदा है इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जो कि बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर प्राइस आपका 1 केजी शुगर का 1 रुपए ज्यादा हो जाता, प्राइस अगर 1 रुपए ज्यादा हो जाता, तो हम लोग 4 केजी और शुगर खरीद सकते, कितने में, 80 रुपए में ही खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग x प्लस 4 केजी शुगर खरीद सकते थे, कितने में भाई, 80 रुपए में ही, ठीक है ना, 80 रुपए में ही। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है, ये हम लोगों का सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन का मतलब क्या हो गया, सेकेंड कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जब हमारा प्राइस शुगर का 1 रुपए कम हो गया है, तब क्या हो रहा है, तब ये हो रहा है कि हम लोग 80 रुपए में x प्लस 4 केजी शुगर खरीद पा रहे हैं। सिंपल, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जब x प्लस 4 केजी आपका 80 रुपए में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 केजी कितने में आएगा भाई, तो 1 केजी शुगर हमारा आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला आपने क्या निकाला, ₹80 बाई x, 1 केजी शुगर का प्राइस है। दूसरे में आपने क्या निकाला, ₹80 बाई x प्लस 4, ये भी 1 केजी प्राइस है, 1 केजी का प्राइस है शुगर का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों केस में, यानी पहले वाले केस में ये वाला जो आप चीज देख रहे हो, इस वाले केस में और दूसरे वाले केस में, दोनों में हमने क्या किया कि 1 किलो का कितना प्राइस होगा, 1 किलो का कितना दाम होगा, हमने वो निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों टाइम में, यानी फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में, जो 1 किलो प्राइस का डिफरेंस है वो कितना है, 1 रुपए है, ठीक है। और हमने दोनों टाइम में एग्जैक्ट क्या प्राइस होगा शुगर का वो निकाल दिया। तो अगर दोनों के प्राइस को माइनस कर देते हैं, अच्छे से समझना, अगर दोनों के प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो ओरिजिनल वाला प्राइस और बाद में जो घट के प्राइस आया, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना का डिफरेंस निकलेगा, 1 किलो में 1 रुपए का डिफरेंस निकलेगा, राइट। क्योंकि यहां पे वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों का 1 रुपए प्राइस कम हो जाता ना 1 किलो पे, तो हम लोग 4 किलो और शुगर खरीद सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने दोनों कंडीशन में ये पता किया कि 1 किलो शुगर का कितना प्राइस होगा। जब 1 किलो शुगर का प्राइस निकल गया, तो अब क्या करेंगे, दोनों प्राइस को जब एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों प्राइस में कितना का डिफरेंस है, तो भाई 1 रुपए का डिफरेंस है। समझ रहे हो? तो आगे चलते, देखो अगर हम लोग यहां पे देखें तो हमारा जो 80 डिवाइडेड बाई x है, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था जिसपे आपने चीनी खरीद के घर लाया था। और ये वो प्राइस है जो अगर
होता तो क्या होता, आप 4 केजी और शुगर ले आते अपने घर में, और दोनों के प्राइस में डिफरेंस कितना का है, ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फ्रेम हो गया। अब इस इक्वेशन को क्या करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देना होगा। तो लिखते हैं इसको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन हम लोग उससे पहले क्या करते हैं ना, एक नया स्लाइड ले लेते हैं, एक नया स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। उसके बाद हो जाएगा आपका 80 इंटू एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 इंटू एक्स। नीचे हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लें, एक्स यहाँ पे है ये वाला, और ये है एक्स प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें हो गया, पता चल गया, और इधर क्या है हमारा 1 है, तो 1 को हमने लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 80x, तो हमने 80x लिखा, प्लस 8 4 या कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, यानी 320 हो जाएगा, माइनस 80x इज इक्वल्स टू, ये x इंटू एक्स प्लस 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये जब आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, जितना है उतना ही रह जाएगा, तो कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 80x प्लस में है, 80x माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा, सिर्फ इधर बचेगा 320, और इधर क्या बच गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बस यही बच गया इधर। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को ऐसे ही रहने देते हैं, और 320 का जो है साइड वो चेंज कर देते हैं, तो एक साइड अगर वो प्लस में है उसका साइड चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वेल डन, तो इसको माइनस में कर देते हैं, माइनस 320 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो ये वो इक्वेशन है जो आपका ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या पता चल रहा है कि चीनी का जो प्राइस है ना वो कैसे इधर उधर हो रहा है, हम लोगों का 1 रुपया इधर उधर होने से कैसे 4 केजी चीनी जो है वो बढ़ जा रहा है। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो हमें एक्स का वैल्यू पता चलेगा, और एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स एक्चुअल में है कि आपका 80 रुपीज में कितना आपने चीनी खरीदा था, उसी को हमने एक्स माना था। तो यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट हमें इक्वेशन को फ्रेम करना था। आई होप कि आपको समझ में आया हो, एग्जैक्ट सेम तरीके का इक्वेशन रहेगा, बट अगली बार जब हम लोग करेंगे ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे हम लोगों को सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्व करते तो हमें ये पता चल जाता कि 80 रुपए में कितना शुगर मिल रहा है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो कि 6.3 है क्वेश्चन नंबर, उसमें क्या पूछ रहा है उसको अच्छे से समझते हैं। ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 300 किलोमीटर, यानी 2 स्टेशन है आपका, 2 स्टेशन मान लेते हैं कि आप जहां रहते हो एक स्टेशन वहां पे होगा, और एक स्टेशन मान लेते हैं कोलकाता में। ठीक है, तो दोनों स्टेशन के बीच का जो गैप है, दोनों स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझते हैं, आप अपने नानी घर में बैठे हो, वहां पे एक स्टेशन है और आपके दादी घर, इन दोनों के बीच में जो स्टेशन का गैप है वो 300 किलोमीटर है। यानी अगर आपके अपने नानी घर से आपको दादी घर जाना है तो उसके लिए 300 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ट्रेन जो है वो सेकंड स्टेशन पे जा रहा है पहले स्टेशन से, यानी आपके नानी घर से आपके दादी घर पे एक ट्रेन जा रहा है जो कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा with uniform velocity. If the velocity of the train is 5 kilometer per hour more, then the time taken by the train to reach the second station would be lesser by 2 hours. तो आप जब ट्रेन पे बैठे अपने नानी घर से, आपको दादी घर जाने में यानी 300 किलोमीटर दूर जाने में जितना भी टाइम लगा है वो टाइम 2 घंटे कम हो जाता अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर और बढ़ जाता। यानी कि मान लेते हैं ट्रेन चल रहा होगा 90 किलोमीटर की स्पीड से, बट अगर भाई 95 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा होता तो आप अपने दादी घर 2 घंटे पहले पहुंच जाते। ठीक है, तो इसी चीज को क्या करना है ना, इसी चीज को हमें इक्वेशन में फ्रेम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो, तो अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, और वो चीज क्या है, वो चीज है कि स्पीड, यानी एक्चुअल में ट्रेन का स्पीड था कितना और बाद में एक्चुअल में ट्रेन का स्पीड कितना हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी एक्स। ठीक है, ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी है ट्रेन का इनिशियली उस टाइम क्या होगा, एक्स किलोमीटर पर आवर होगा। अब जब हमने ये मान लिया तो हमें डिस्टेंस क्या पता है भाई, तो डिस्टेंस हमें मालूम है कि डिस्टेंस कुछ नहीं है बल्कि आपका 300 किलोमीटर से दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहां तक हमें समझ आ गया, बिल्कुल भैया। अब हम लोग ये पता करते हैं कि जब आपका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है
और डिस्टेंस 300 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आपके नानी घर से दादी घर जाने में कितना टाइम लग सकता है। तो टाइम कैसे निकालेंगे भैया? टाइम निकालने का सिंपल तरीका है आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर है, स्पीड हमारा x किलोमीटर पर आवर है, तो हमें क्या पता चल गया? टाइम पता चल गया। ठीक है, पहले केस में। अब मान लेते हैं कि जो ट्रेन का ड्राइवर था वो क्या कर दे रहा है, स्पीड को थोड़ा बढ़ा दे रहा है ट्रेन का, है ना, उसको भी जल्दी जाना है, तो वो ट्रेन का स्पीड को बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या हो गया? 5 किलोमीटर स्पीड और बढ़ गया। तो जब बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ने के बाद में इसको इरेज करके ना दूसरे कलर से लिखते हैं। तो न्यू स्पीड जो हमारा होगा, न्यू वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, न्यू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना से बढ़ा है भाई? तो 5 किलोमीटर से बढ़ गया है। पहले x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। काफी समझदार हो आप। नेक्स्ट हो गया आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r। इसके बाद अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो क्या डिस्टेंस में कोई चेंजेस आ रहा है? नहीं भैया, डिस्टेंस तो वही है हमारा। डिस्टेंस कहाँ चेंज हुआ है? तो मैं लिख देता हूँ 300 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है। अब निकालते हैं टाइम, यानी कि जब जो आपका पायलट था उस ट्रेन का, उसने जब रफ्तार को बढ़ा दिया, तो अब कितना टाइम लगेगा ये दोनों, मतलब ये जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में अब कितना टाइम लगेगा? तो अब लगेगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, यानी x प्लस 5। ये आपका नया टाइम निकल गया। ठीक है, तो अब एकदम ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हमने पहले ये पता किया कि जब एक्चुअल में जो स्पीड से ट्रेन चल रहा था उस स्पीड से अगर चला तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने ये पता किया कि अगर ट्रेन का जो पायलट है वो स्पीड बढ़ा देता है तो कितने देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ये बोल रहा है कि आपका अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ जाता है तो हम लोग 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी यहां पे जो हमारा टाइम निकला है, यहां पे जो हमारा टाइम निकला है और यहां पे जो हमारा टाइम निकला है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 घंटा है। यानी पहले हम लोग अगर 9 घंटा में पहुंच रहे होते तो बाद में हम लोग 7 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ गया है। पहले अगर 10 घंटे में पहुंच रहे थे तो बाद में 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इन दोनों को माइनस कर दें, यानी पहले जितना टाइम ले रहा था माइनस स्पीड बढ़ाने के बाद जितना टाइम ले रहा है, उन दोनों को माइनस कर दे तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो माइनस करने से जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा स्पीड बढ़ाने से जो डिस्टेंस, यानी जो हमारा टाइम, ट्रैवलिंग का टाइम है वो 2 घंटा कम हो जा रहा था। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, नया स्लाइड लेके वहां पे जाते हैं और जाने के बाद यहां पे लिखते हैं क्या, कि इन दोनों को माइनस करते हैं। तो हमारा ज्यादा टाइम कब लग रहा था? पहले वाले केस में, जो कि कितना था? 300/x। इसको अगर माइनस कर देते हैं, जब स्पीड बढ़ गया उस समय हमारा कितना टाइम लग रहा था? उस समय हमारा लग रहा था x प्लस 4। यही है ना, देख लेते हैं एक बार। x प्लस 5 है, तो यहाँ पे मैं x प्लस 4 नहीं x प्लस 5 लिख देता हूँ, x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, यानी दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 घंटा। एक में 2 घंटा पहले पहुंच जा रहे स्पीड बढ़ाने से। ठीक है, हो गया, बन गया। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लो आप, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? x प्लस 5 ऐसा आ जाएगा। ओके, ऊपर में क्या आ गया? ऊपर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 300x प्लस 3 5 जा 15, तो 1500 हो गया, माइनस 300x। ठीक है ना, ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 हो गया। अब जस्ट एक सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है भैया? सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कर ले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल कर लेते हैं। ये हो गया आपका 300x प्लस 1500। तो एक काम करता हूँ, 300x नहीं लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो प्लस 300x माइनस 300 कट के जी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो सिर्फ 1500 लिख देता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये आपका हो गया x, और ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो यहां पे मैं सिंपली 2 लिखता हूं और यहां पे लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 5x। यानी मैंने कुछ नहीं किया, ये वाला जो यहां पे आप देख रहे हो टर्म, इस वाले टर्म को सॉल्व करके मैंने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, सॉल्व करके। तो नेक्स्ट इसको सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये हो गया हमारा 1500, यहाँ पे आपका हो गया 2x स्क्वायर, और ये हो गया आपका 5 2 जा 10x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ना, देखो 1500 हमारा जिस साइड है उस साइड क्या है? वो प्लस में है। उसका साइड चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो फटाक से इसका साइड चेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पे देखो 2 2 2 तीनों में आपका 2 कॉमन है, यानी 10 जो है उसको भी हम लोग 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। 1500 भी 2 से कटेगा तो 750 आ जाएगा, और पहले वाले टर्म में 2 है ही है। तो जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपको पता ही है वो 2 जो है वो राइट हैंड साइड में 0/2 होके 0 बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन लिखते नहीं है, बल्कि डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। ठीक है,
तो ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा, देखो एक हमने किस चीज को माना था, एक हमने माना था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को। तो आपको ये पता चलेगा कि जिस ट्रेन पे आप बैठकर जा रहे थे वो ट्रेन एक्चुअल में किस स्पीड से चल रहा था, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे जब एक्सरसाइज 1.2 कर रहे होंगे और फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे होंगे। ठीक है ना, तो मेक श्योर उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही लेक्चर आए नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप उस लेक्चर को देख के ये चीज समझो कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि उस ट्रेन का एक्चुअल में वेलोसिटी क्या था। ठीक है ना, ट्रेन का वेलोसिटी क्या था ये आपको पता चल जाए। बाय द वे लेक्चर आ रहा है कितने बजे भैया? लेक्चर आ रहा है एवरीडे संडे को छोड़कर सिर्फ शाम में 7 बजे आ रहा है। ठीक है ना, तो उस समय रेडी रहना आप लोग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6.3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज 6.4। अब ये क्वेश्चन ना अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में। कैसे कंफ्यूज होगे देखो, अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन में लिखा है कि अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट ₹336। तो नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? इस सेंटेंस से हमें ये समझ में आ रहा है कि अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट ₹336। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि वो जो सेलर है उसने घड़ी को 336 रुपए में खरीदा होगा। बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बोलना ये चाह रहा है ना कि एक सेलर ने एक घड़ी को खरीद कर बेचा, कितने में बेचा? 336 रुपए में बेचा। ठीक है, सेंटेंस को समझो अच्छे से। एक सेलर ने क्लॉक को खरीद कर बेचा कितने में? 336 रुपए में, ये बोलना चाह रहा है। तो जब ये बोलना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो आपका है 336। ठीक है, यानी एक क्लॉक सेलर एक क्लॉक को खरीदता है और खरीदने के बाद उसको 336 रुपए में बेच दे रहा है। यही बेसिकली यहां पे लिखा हुआ, क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट ₹336। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बॉट द क्लॉक। यानी कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर है? वो बराबर है आपका कि उसने कितने में खरीदा था किस चीज को? उस स्पेसिफिक क्लॉक को। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उसने एक्चुअल में खरीदा कितने में था, यानी कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तब तो हम लोग पता कर पाएंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। जब ये पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ तब निकाल पाएंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो भैया पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹X। ठीक है, तो अब हमारे पास दो डेटा है। सेलिंग प्राइस जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एक क्लॉक सेलर ने क्या किया, एक घड़ी को बेचा, कितने में बेचा? 336 रुपए में बेचा उसको खरीद कर। ठीक है, उसके बाद हमें यह दिया हुआ है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है उसने जितने में खरीदा था उसके बराबर, यानी सीपी के बराबर है उसका प्रॉफिट परसेंटेज। एग्जैक्ट इसी चीज को हम लोग इक्वेशन में भी कन्वर्ट करेंगे, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए था? कॉस्ट प्राइस चाहिए था कि एक्चुअल में उसने खरीदा कितने में, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना कि परसेंटेज, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ उसको। तो अब अगर आप लोग देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें क्या समझ आ रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, यानी जितने में आपने उसको बेचा है उसको माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस से, तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। एकदम सिंपल है ना। मान लेते हैं आप कोई सामान खरीद रहे हो 10 रुपए में, आपने उसको 15 में बेचा, मैंने आपको बोला कितना फायदा हुआ बताओ, तो आप क्या करोगे? आप 15 को 10 से माइनस करोगे और बोलोगे भैया 5 रुपए फायदा हुआ है मुझे। ठीक है, तो कैसे निकाला आपने? सिंपली आपने सेलिंग प्राइस को यानी 15 रुपए को कॉस्ट प्राइस से यानी 10 रुपए से माइनस कर दिया। एग्जैक्टली हमें क्या करना होगा यहाँ पे? परसेंटेज निकालने के लिए देखो क्या तरीका होता है कि जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है उसको डिवाइडेड बाई जितने में आपने खरीदा था, तो खरीदा था कितने में आपने? कॉस्ट प्राइस में, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से, तो आपका ये पता चल जाएगा कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। इस केस में अगर मैं बोलूं तो आपको प्रॉफिट 5 रुपए हुआ था क्योंकि आपने 15 में बेचा, बट खरीदा था आपने 10 रुपए में, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, तो आपको क्या पता चला कि आपको 50% प्रॉफिट हुआ। करेक्ट, सेम चीज यहां पे अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो यहां पे अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बॉट द क्लॉक, यानी उसने जितने में क्लॉक को खरीदा है वही आपका उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया क्या है? एसपी माइनस सीपी। तो यहां पे मैं लिखता हूं एसपी माइनस सीपी
डिवाइडेड बाई सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी, ठीक है, अच्छे से देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बॉट द क्लॉक, यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज का जो अमाउंट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है उसके जितना में उसने खरीदा था क्लॉक को। तो अगर आप ये वाला इक्वेशन को देखो तो वो इक्वेशन एग्जैक्टली वही चीज दिखा रहा है। एक हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज को रखा और वो कितने के बराबर है, वो बराबर है उसने जितने में क्लॉक खरीदा था, तो इसीलिए हमने राइट हैंड साइड में जितने में उसने क्लॉक खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस को रखा, बन गया बिल्कुल। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 336, तो 336 लिख दिया मैंने, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया, डिवाइड -100 का साइड चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, +100x हो जाएगा। और जो 33600 है ना वो पॉजिटिव में है, उसका साइड चेंज करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव में हो जाएगा, यानी -33600 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन का हमें जरूरत था, यानी ये जो सेंटेंस आपने ऊपर पढ़ा, ऊपर में जो प्रॉब्लम सम्स लिखा हुआ था, उस प्रॉब्लम सम्स का जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कौन सा है, वो आपने जो यहाँ पे देखा वही वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू निकलेगा, और x क्या है, x है कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने कितना में घड़ी खरीदा था ये पता चल जाएगा अगर हम लोग x को सॉल्व करेंगे तो। और सॉल्व करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे तब हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चंस हम आज हम लोगों ने किया है। बेसिकली 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है, ओके। तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ था, और मोस्ट प्रोबेबली वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया हो, नहीं गया है कोई भी कॉन्सेप्ट तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जाएं जाकर कमेंट करें कि भैया ये वाला चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग जो है वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए, और सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, देखने में मज़ा आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, थैंक यू।